जिज्ञासा पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, भारतीय विश्वविद्यालय दिल्ली की ओर से। आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यायादर्श। न्यायादर्श हमारा ये नया टॉपिक है। सैम्पलिंग तो क्या है, जैसे अर्थशास्त्र के विषय में शोध कार्यों में न्यायादर्श का क्या है, विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। विज्ञान के विषय में भी न्यायादर्श का यानी सैम्पलिंग का प्रयोग होता है, परंतु न्यायादर्श के चयन की समस्या नहीं होती है। जनसंख्या को जो भी अंश उपलब्ध होता है वही जनसंख्या के शुद्ध रूप का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु सामाजिक विषय अथवा अर्थशास्त्र विषय में न्यायादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है कि किस प्रकार के न्यायादर्श की इकाइयों का जनसंख्या में से चयन किया जाए जो उसका प्रतिनिधित्व करता हो। संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है तथा कभी कभी असंभव भी होता है। न्यायादर्श प्रवृत्ति शोध कार्य को व्यवहारिक तथा समय धन शक्ति की दृष्टि से मित व्यय बना देता है। न्यायादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध और मित व्यय बनाया जा सकता है। अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यायादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध के कार्य में न्यायादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी सूचनाओं को दिया जाता है। शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण वास्तव में न्यायादर्श के आकार तथा उसकी प्रविधि पर निर्भर होती है। अब हम देखेंगे कि ये तो उसका अर्थ था, अब देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे W.G. कोकरन ने कहा है कि प्रत्येक विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित होते हैं, इसलिए संपूर्ण तत्व के एक अंश से अधिक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तथा उसके बारे में ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। तो इस परिभाषा में जो हमारा अंश है उसको हम लोग न्यायादर्श मानेंगे तथा संपूर्ण तत्व को जनसंख्या की संज्ञा दी गई है, यानी संपूर्ण तथ्य से किसी एक अंश अथवा एक इकाई का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, न्यायादर्श कहलाता है। हम संपूर्ण तत्व का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। न्यायादर्श का प्रारूप का अर्थ चयन करना तथा उसका अनुमान लगाना, ये दो सम्मिलित प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है। और न्यायादर्श ऐसा होना चाहिए जिससे जनसंख्या के बारे में अनुमानों में कम से कम त्रुटि हो। सामाजिक विषयों में सभी व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित करना असंभव होता है, यानी संभव नहीं हो पाता है। जिससे शोध अध्ययन को सार्थक कर लिया जाता है उसे ही न्यायादर्श कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन से हम लोग सैम्पलिंग कैसे निकालते हैं। तो शोध में जनसंख्या शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है, हटके होता है। जनसंख्या का अर्थ संपूर्ण इकाई के निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यायादर्श को निकाला जाता है। न्यायादर्श की इकाइयों के निरीक्षण तथा मापन से जनसंख्या की विशेषताओं के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। जनसंख्या की संख्या में सभी प्रकार के, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, है ना, इन सभी का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। शोध की जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे हम किसी विश्वविद्यालय को ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मेरठ विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों की एक जनसंख्या होगी इसमें से इस प्रकार की इकाइयों को न्यायादर्श के लिए चयन किया जाए जिससे सभी प्रकार के, चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, विज्ञान स्नातक हो, परा स्नातक हो, कला स्नातक हो अथवा कोई भी विभिन्न आयु वर्ग के हो, छात्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की एक जनसंख्या होती है। एक विशिष्ट समूह के समस्त इकाइयों को मिलाकर उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्या और न्यायादर्श के कार्य क्या होते हैं। तो शोध कार्य हमेशा एक इंडक्टिव थिंकिंग के बेस पे काम करता है, यानी आगमन चिंतन पे कार्य करता है वो शोध। इसमें क्या होता है, आगमन पद्धति में क्या होता है, एक विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर जाया जाता है। न्यायादर्श के निरीक्षण एवं एक विशिष्ट परिस्थिति होती है जिससे निरीक्षणों को जनसंख्या के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यायादर्श के चयन की क्या आवश्यकता है ना, तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हमारे लिए न्यायादर्श इतना नीड्स है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये है कि इसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है ना, और मितव्ययी प्रविधि की होती है। अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है सैम्पलिंग के द्वारा, और प्रशासकीय सुविधाएं होती हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना हमारे लिए असंभव है, इसलिए हमको सैंपल विधि का प्रयोग करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे समय की बचत हमारे लिए किस प्रकार होती है।
यदि हम संपूर्ण जनसंख्या पर कोई परीक्षण करना चाहें तो उसमें हमें बहुत समय लगेगा, और यदि हम उस संपूर्ण जनसंख्या से आदर्श न्यादर्श ले लें तो बहुत ही कम समय में हमें अच्छा परीक्षण पूरा कर सकते हैं, तथा उस न्यादर्श से प्राप्त परिणामों को संपूर्ण जनसंख्या के लिए मान लिया जाता है। तो ये हमारे समय की बचत हो गई। दूसरा हमारा धन की बचत। यदि हम परीक्षण संपूर्ण जनसंख्या पर करेंगे तो परीक्षण में अधिक समय लगेगा, अधिक शुद्ध ज्ञान। तीसरे नंबर पे आता है कि हमें अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है सैंपलिंग के माध्यम से। तो जब हम संपूर्ण जाति अथवा जनसंख्या पर परीक्षण करते हैं तो जो उनसे हमको परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें त्रुटि होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि परीक्षण प्रत्येक दृष्टिकोणों से नहीं हो पाता है, लेकिन चयन किए हुए प्रतिनिधित्व न्यादर्श से प्राप्त परिणाम में त्रुटियों की संभावना जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में न्यादर्श एक बहुत छोटा आकार का होता है। न्यादर्श ये है, और अगर हम संपूर्ण समूह का अध्ययन करेंगे तो हमें इसमें त्रुटि होने की ज़्यादा संभावना होती है। चौथा आवश्यकता यह प्रशासकीय सुविधाएं हमें मिलती हैं। यदि हम संपूर्ण जनसंख्या पर परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें उस परीक्षण को प्रशासित करने में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा और हम परीक्षण को भली भांति प्रशासित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनसंख्या के प्रतिनिधित्व पर परीक्षण को प्रशासित करने में काफ़ी सुविधा रहेगी, क्योंकि न्यादर्श छोटा रहता है। अब अगली आवश्यकता हमारी विस्तृत जानकारी। यदि हम किसी विषय के बारे में कोई जानकारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण जनसंख्या की अपेक्षा न्यादर्श द्वारा उस विषय की जानकारी अधिक विस्तृत एवं ठोस रूप में कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जाति अथवा जनसंख्या का अध्ययन करना हमारे लिए कठिन कार्य होता है। अगली नीड हमारे लिए संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन असंभव। किसी भी संपूर्ण जाति अथवा समाज या जनसंख्या का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है ना, और बल्कि यह संभव ही होता है, क्योंकि यह अत्यंत विस्तृत क्षेत्र होता है। अतः समाज अथवा जाति के सभी व्यक्तियों से संपर्क करना और उसका अध्ययन करना असंभव हमारे लिए। अतः न्यादर्श से यह कठिनाई हमारी दूर हो जाती है, यानी सैंपलिंग के द्वारा यह कठिनाई हमारी दूर हो जाती है और हमारे शोध कार्य के लिए जो सैंपलिंग हमारा बहुत उपयोगी है। अब तीसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे न्यादर्श की परिसीमाएं क्या क्या होती हैं। तो इसकी कुछ परिसीमाएं होती है, यानी डिमिलिटेशन ऑफ सैंपलिंग। तो पहला है पक्षपात की संभावना, स्कोप ऑफ बेसिस। किसी भी न्यादर्श को पूर्ण रूप से आदर्श न्यादर्श हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा व्यक्तिगत पक्षपात होता है, लेकिन यही प्रयत्न करते हैं कि न्यादर्श व्यक्तिगत विचारधाराओं, अज्ञानता तथा पूर्व धारणाओं से मुक्त हो। दूसरी सीमा यह है कि प्रतिनिधित्व न्यादर्श की समस्या। किसी भी न्यादर्श को पूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि यह असंभव होता है हमारे लिए कि न्यादर्श पूर्ण रूपेण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। अतः यही प्रयास करना चाहिए कि न्यादर्श में अधिक से अधिक जनसंख्या में गुणों का समावेश करके उसका एक अच्छा प्रतिनिधि बनाए। तीसरी सीमा यह है कि योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होनी चाहिए। न्यादर्श का चयन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उनके लिए पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। अतः अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति को ही सैंपलिंग के लिए सही अनुकूलन यानी मनोनयन करना चाहिए, ताकि उसके परिणाम जो प्राप्त हो वो हमें सही परिणाम हमें प्राप्त हो। चौथा हमारा सीमाएं है न्यादर्श प्रयोज्य की अस्थिरता। न्यादर्श प्रयोज्य से अस्थिरता होती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों से कभी भी एक बार में संपर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी एक बार किसी सूचना आदि की जानकारी के लिए हम उनसे संपर्क करेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ व्यक्ति अवश्य छूट जाते हैं अथवा नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी एक नहीं तो कभी दूसरे नहीं मिलते। अतः इकाइयों के कम होने का जो प्रतिनिधित्व भी हमारा ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे परिणाम क्या होते हैं, अविश्वसनीय हो जाते हैं। अगला है हमारा अनियमितीकरण, रैंडोमाइजेशन कहलाता है। सामाजिक विषय अथवा अर्थशास्त्र के विषयों में शोध कार्य में अनुसंधानकर्ता अनियमित न्यादर्श की चर्चा अधिक करते हैं, है ना, यानी अनियमितीकरण। तो इसका अर्थ यह नहीं होता है। अतः आदर्श न्यादर्श प्रविधियों से पूर्ण अनियमितीकरण का विवेचन हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि अनियमितीकरण हमारा क्या कहलाता है। तो अनियमितीकरण हमारा न्यादर्श के चयन की एक प्रमुख विधि होती है। इस विधि में जनसंख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। संपूर्ण जनसंख्या से एक
इकाई अथवा एक अंश का चयन किया जाता है। न्यायाधीश की इकाइयों का चयन स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यायाधीश में सम्मिलित होने की समान संभावना रहती है। कुछ उसकी विशेषताएं भी होती है नियमितीकरण की, कि जैसे पहला देखेंगे कि जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के न्यायाधीश में सम्मिलित होने का समान अवसर दिया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि जनसंख्या के किसी व्यक्ति का न्यायाधीश में चयन अन्य व्यक्ति के चयन में बाधक नहीं होता है। तीसरी विधि विशेषता यह है कि इस विधि के द्वारा न्यायाधीश का चयन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम देखेंगे अनियमितीकरण हमारा क्या है, इसकी प्रविधियां क्या है, कौन कौन सी। अनियमितीकरण हमारा लॉटरी विधि के द्वारा होता है, सिक्के को उछाल कर किया जाता है, पासा को फेंक कर किया जाता है, आंखों में पट्टी बांध कर किया जाता है, और अनियमित तालिका यानी टिप्स तालिका के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा अनियमितीकरण से लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसके लाभ भी कई होते हैं कि न्यायाधीश चयन करने की एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है। इसमें धन, समय, शक्ति सबकी बचत होती है। शोध के क्षेत्र में यह विधि बहुत ही सुगम और सरल है। इस विधि के प्रयोग से सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और इसके कारण परिणामों के निष्कर्षों में अत्यधिक शुद्धता रहती है। यह न्यायाधीश की एक व्यवहारिक विधि है। इस विधि के द्वारा न्यायाधीश चयन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है अनियमितीकरण की। तो अनियमितीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं। पहला, अनियमितीकरण विधि के द्वारा न्यायाधीश चयन करने से प्रतिनिधित्व करने की गारंटी नहीं की जा सकती है। अनियमित न्यायाधीश प्रतिनिधित्व भली प्रकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। दूसरी सीमा यह है हमारी कि अनियमितीकरण शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता है, इससे व्यक्तिगत पक्षों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। तीसरा यह है कि वास्तविक अनियमितीकरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तब अनियमितीकरण की प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। चौथी विशेषता सीमा यह है कि अनियमितीकरण विधि की शैक्षिक परिस्थितियों में तो चर्चा अधिक होती है, परंतु शैक्षिक परिस्थिति में इसका प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रधानाचार्य हो, चाहे अध्यापक हो अथवा अध्यक्ष, इस विधि से छात्रों के चयन के लिए अनुमति नहीं देती है। क्यों? क्योंकि इस विधि से प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज ये हमारा यहाँ तक हो गया है। कल हम देखेंगे कि हमारे न्यायाधीश के कितने प्रारूप होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।